ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक आज भी कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब नहीं जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वैसे इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों के बीच एक आम सहमति है कि विकास की एक प्रक्रिया के कारण ही जीवों का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल के लिए आंखें लीजिए, आखिर ये कहाँ से आई? हमें ये हाथ, पैर, जुबान या दिल जैसे अंग कहाँ से मिले? वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर निर्भर करता है, यानी जो भी जीव जंतु या इंसान जैसे भी पर्यावरण में रहने के लिए खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, तो नेचर खुद ही उनको चुनकर वैसे माहौल में रहने के लायक बना देता है। अगर खराब दृष्टि वाला कोई क्रीचर रैंडम म्यूटेशन से थोड़ी बेहतर दृष्टि वाला बच्चा पैदा करता है, तो वह थोड़ी सी ज्यादा दृष्टि जीवित रहने के लिए अधिक संभावना देती है, क्योंकि वो जितने समय तक जीवित रहेंगे वे बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे और जीनों को पीढ़ी दर पीढ़ी पास करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी, जो उन्हें शायद थोड़ी और बेहतर दृष्टि प्रदान करेंगे। और हो सकता है कि उनके कुछ बच्चों की दृष्टि अपने माता पिता से भी बेहतर हो। अब इसी तरह वो भी अपनी पीढ़ी को और आगे बढ़ाएंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे छोटे फायदे जुड़ते जाते हैं और आखिरकार हजारों या लाखों साल बाद आपके पास एक ऐसा क्रीचर होगा जो हम जैसा या हमसे भी बेहतर देख सके। और यही इवोल्यूशन का मूल सिद्धांत है। 19वीं शताब्दी के अंग्रेज प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने 20 सालों से अधिक समय तक नेचर पर स्टडी की। उन्होंने जानवरों के वितरण और जीवित और विलुप्त जानवरों के बीच रिलेशन को ऑब्जर्व किया और पाया कि वर्तमान जीवित जानवरों में न केवल उनके बीच बल्कि दूसरी प्रजातियों के बीच भी कुछ हद तक समानताएं हैं जो लाखों साल पहले इस धरती पर मौजूद थे। विकासवाद के सिद्धांत में उनके योगदान की वजह से चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है। डार्विन ने HMS बीगल जहाज से दुनिया भर में 5 साल तक यात्रा की। अपनी यात्रा के 28 साल बाद उन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्य और विचार प्रकाशित किए। इनके विकासवाद के इस सिद्धांत ने धार्मिक मोड़ ले लिया और ऐसा कहा जाता है कि डार्विन इस बात से इतना डरे कि उनके इस सिद्धांत पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, इसलिए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को लगभग 20 सालों तक गुप्त रखा। जब चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की, तो इसने एक नई साइंटिफिक थ्योरी की रूपरेखा तैयार की, जिसमें डार्विन ने यह तर्क दिया कि दुनिया में हर क्रीचर्स की आबादी पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रोसेस के माध्यम से विकसित होती है। उनके काम ने इस बात का सबूत पेश किया कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता विकास के एक ब्रेकिएटिंग पैटर्न के माध्यम से एक कॉमन पूर्वज से उत्पन्न हुई। वैसे उस दौर में DNA की खोज नहीं हुई थी। द डिसेंट ऑफ मैन में डार्विन ने तर्क दिया कि मनुष्य अफ्रीका में विकसित हुए और वाकई में जीवाश्म रिकॉर्ड अफ्रीका में होमिनिन का एक लंबा इतिहास दिखाता है। जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी और ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में वैज्ञानिक समझ डार्विन के समय पर ही उन्नत हुई, जिससे हम ये आज साफ साफ कह सकते हैं कि मनुष्य अफ्रीका, यूरोपीय और एशियाई जैसी नस्लों में बटा हुआ है। जीवाश्म अवशेष सभी युगों की चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म सबसे पुरानी चट्टानों में पाए जाते हैं और ज्यादा पेचीदा जीवों के जीवाश्म नई चट्टानों में पाए जाते हैं, जो आज डार्विन के विकासवाद सिद्धांत का समर्थन करता है, जो कहता है कि सरल या आसान जीवन रूप धीरे धीरे विकास के चलते जटिल रूपों में विकसित हुआ। अगर एक या एक से अधिक आबादी शेष प्रजातियों से अलग रहती है, तो हर एक आबादी में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि हर एक आबादी को पर्यावरणीय स्थितियों के एक यूनिक सेट का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आबादी को बदलाव की जरूरत होगी। और अगर ऐसा है तो हर एक आबादी अलग अलग विकसित होगी, क्योंकि गर्म वातावरण में रहने वाली आबादी गर्मी से बचने के लिए अनुकूलन विकसित करेगी और वही ठंडे या गीले वातावरण में रहने वाली आबादी ठंडी या गीली स्थितियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करेगी। ये अनुकूलन बिहेवियरल और फिजिकल दोनों हो सकता है और समय के साथ साथ इन अलग अलग आबादियों के बीच फर्क इतना हो सकता है कि हर एक आबादी एक नई प्रजाति बन सकती है। विकास का सिद्धांत देते हुए डार्विन ने एक और दावा किया, क्योंकि उस समय के दौरान बाइबिल की हर बात को दुनिया के लिए प्राइमरी अथॉरिटी माना जाता था, जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया सिर्फ 6000 साल पुरानी है। डार्विन को यह मालूम था कि नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार जीवन में विविधता लाने और उसके विभिन्न रूपों में विकसित होने के लिए 6000 साल का समय काफी नहीं था। यहाँ पर वो एक बार फिर सही साबित हुए, क्योंकि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद एक स्कॉटिश इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी विलियम थॉमसन ने बताया कि पृथ्वी लगभग 100 मिलियन साल पुरानी है। डार्विनवाद के सिद्धांत ने पृथ्वी और जीवन दोनों के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हुए दुनिया की सामान्य सोच को बदल दिया। वैसे इस विचार की बहुत आलोचना की गई कि क्या सच में बंदर इंसानों के पूर्वज हो सकते हैं। समय के साथ साथ जीव कैसे बदलते हैं और विकसित होते हैं, यह समझाने के विचार एनेक्सिमेंडर ऑफ मिलेटस के समय के हैं, जो 500
BC के एक यूनानी दार्शनिक थे। एनेक्सीमेंडर ने यह देखकर अनुमान लगाया कि इंसानी बच्चे बेसहारा पैदा होते हैं, यानी इंसान किसी ऐसे प्राणी से आए होंगे जिसके बच्चे बिना किसी मदद के जीवित रह सकें। उन्होंने इसका नतीजा भी निकाला कि वो पूर्वज मछली ही रहे होंगे, क्योंकि मछलियां अंडे से निकलते ही अपने माता पिता की मदद के बिना रहना शुरू कर देती हैं। इस तर्क से उन्हें यह समझ आ गया कि तमाम जिंदगियां समुद्र से ही शुरू हुई हैं। वैसे एनेक्सीमेंडर सही भी थे, लेकिन उनके द्वारा कहे गए ये शब्द सिर्फ एक विचार थे, न कि कोई सिद्धांत, क्योंकि इसे उस समय परीक्षण करके सिद्ध नहीं किया जा सकता था। परिवर्तन की गति और दिशा और अलग अलग प्रजाति रेखाओं और अलग अलग समय पर परिवर्तनशील होती है। कई पीढ़ियों तक लगातार विकास की वजह से नई किस्मों और प्रजातियों का विकास हो सकता है, और इसी तरह पर्यावरणीय परिवर्तनों के जवाब में विकसित होने में विफलता विलुप्त होने की वजह बन सकती है, जो पहले हो भी चुका है। फॉसिल्स के तौर पर इकट्ठा किए गए भारी मात्रा में सबूतों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विकास हुआ है, हो रहा है और अनंत समय तक होता रहेगा। हम इंसान दूसरे जानवरों की तरह अपना विटामिन सी बनाने के योग्य नहीं है। हमें इस बात का एहसास तब हुआ जब इंसानों ने समुद्र में लंबी यात्राएं करनी शुरू की, क्योंकि कुछ महीनों तक समुद्र में केवल सूखा मांस और हार्ड टैग बिस्किट जैसी चीजें खाने के बाद मनुष्यों में स्कर्वी जैसी बीमारी की वजह से लोगों की मौतें होना शुरू हुई, और वहीं जहाजों पर मौजूद घोड़े, कुत्ते और चूहों को यह बीमारी नहीं हुई, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए बाद में नाविकों ने नींबू का पानी पीना शुरू किया। लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने इंसानों और जानवरों के जेनेटिक कोड को कंपेयर किया, तो उन्होंने पाया कि मनुष्यों में एक स्पेसिफिक जीन टूटा हुआ है जो विटामिन सी को बनाने के लिए जरूरी एंजाइम में से एक के प्रोडक्शन को रोकता है। और खास बात यह है कि हमारे दूसरे चचेरे भाई चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन्स और बंदर अपना विटामिन सी नहीं बना सकते हैं। इस तरह से ये प्राइमेट्स एक सामान्य पूर्वज के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस बात से हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि इन प्रजातियों के पूर्वजों में से एक ऐसी म्यूटेशन इवेंट हुआ होगा जिससे उनके सभी वंशज विटामिन सी बनाने के काबिल नहीं रहे।